बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे अर्थक्वेक मींस भूकंप। भूकंप क्या होता है? भूकंप जो है हमारी पृथ्वी पर हम अचानक से कोई झटका महसूस करते हैं। इसके बहुत से कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं कि देखिए, जब खनन का कोई कार्य चल रहा हो या ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो हम अपनी पृथ्वी पर झटके महसूस करते हैं, तो यही झटके हमारा भूकंप कहलाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक ही देखिए कि नियात भूकंप क्या होता है। भूकंप तो हमने देखा, लेकिन स्पेसिफिक अगर भूकंप की मैं बात करूं तो नियात भूकंप हमसे पूछ लिया जाता है कि ये जो नियात भूकंप है वो क्या होता है। तो नियात भूकंप हम जानते हैं क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार खनन का काम चला होता है, तो खनन प्रक्रिया के दौरान जो है कुछ भूकंप के कुछ झटका महसूस किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं नियात भूकंप। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि नियात भूकंप क्या कहलाता है, कौन सा होता है कि खनन प्रक्रिया के द्वारा जो झटका महसूस किया जाता है या खनन प्रक्रिया से जो आपका भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं नियात भूकंप। तो अब हम बात करते हैं जो भूकंप है, भूकंप का केंद्र की। ठीक है, हमारे जो 90% जो भूकंप आते हैं, कितने परसेंट? 90% जो हमारे भूकंप आते हैं इनका जो केंद्र होता है। तो इससे पहले देखिए, ये जो हमारा 90% भूकंप की मैं बात कर रही हूँ, केंद्र की बात कर रही हूँ, तो इसमें देखिए हमारा जो भूकंप का केंद्र, भूकंप केंद्र वो होता है जहां पे हमारा जो भूकंप है वो क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इसके लिए एक शब्द का यूज किया जाता है, फोकस। ठीक है, ये फोकस जो है ये वो बिंदु होता है जहां पे भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो जिसकी मैंने यहाँ पे बात की कि 90% जो भूकंप आते हैं वो 8 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं। तो ये वो गहराई वाला क्षेत्र है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, 8 किलोमीटर की गहराई। ठीक है, अगर फोकस बिंदु आपसे पूछा गया है तो फोकस वो मूल बिंदु होता है जहां पे भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसके बिल्कुल ऊपर देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के का जो एंगल है बनाता हुआ, धरातल के ऊपर का वो क्षेत्र जहां पे भूकंप के झटके सबसे पहले महसूस किए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर मींस अधिकेंद्र। ठीक है, हिंदी में इसको अधिकेंद्र कहेंगे कि वो क्षेत्र है जहां पे धरातल पर, धरातल के ऊपर का क्षेत्र है, ये धरातल के नीचे का क्षेत्र है। ठीक है, धरातल के ऊपर का वो क्षेत्र है जहां पे भूकंप के झटके सबसे पहले महसूस किए जाते हैं। तो वो केंद्र, वो जो जगह है, वो जो सेंटर है वो हमारा अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, तो 90% जो हमारे भूकंप आते हैं 8 किलोमीटर की गहराई पर, इनका जो फोकस बिंदु है वो नोट किया जाता है। ठीक है, अगर 8% भूकंप की मैं बात करूं ना, तो 8% भूकंप 8 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर की गहराई पर इनका जो फोकस बिंदु है वो नोट किया जाता है। और 2% बचे हुए जो 2% जो भूकंप है उनका जो, अगर मैं सेंटर की बात करूं तो 30 किलोमीटर से ज्यादा गहराई के आते हैं। इसका जो फोकस बिंदु होता है वो 30 किलोमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने जाना कि जो हमारा 90% जो भूकंप है उनका गहराई, जो उनका फोकस बिंदु है वो 8 किलोमीटर तक ही होता है। और सर्वाधिक अगर मैं भूकंप की बात करूं ना, 90% जो भूकंप आते हैं ना हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी पर, जो नवीन वलित हमारी श्रृंखलाएं जो निर्मित होती है उन्हीं के किनारों पर आते हैं। ठीक है, अगर मैं हिमालय की बात करूं ना, तो हिमालय में वृहद हिमालय जो है इसमें सर्वाधिक भूकंप आते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भूकंप आता है तो जो पहले ही भविष्यवाणी कर दी जाती है कि भूकंप आएगा, तो भूकंप, इससे क्या होता है पहले ही पता चल जाता है कि भूकंप आएगा। भूकंप आएगा मतलब हमारा जो है, जब भूकंप आना होता है तो हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में रेडान नाम की जो एक गैस है वो फैल जाती है। ठीक है, उसकी मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है, जिसे हमें पता चल जाता है कि भूकंप अभी आएगा या भूकंप का झटका अभी महसूस होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा भूकंप है इसको किस यंत्र से, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। भूकंप का अध्ययन हमारा सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी।
सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन। भूकंप का अध्ययन हम सिस्मोलॉजी में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सिस्मोग्राफ। कौन सा? सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ क्या होता है? ये जो सिस्मोग्राफ है ये भूकंप को मापने वाला यंत्र होता है, जिससे हम भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापते हैं। तो ये हमारा भूकंप मापने वाला यंत्र अगर आपसे पूछा गया है तो ये हमारा सिस्मोग्राफ। और भूकंप का अध्ययन हम किस में करते हैं? सिस्मोलॉजी में करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भूकंप किस स्केल पर मापा जाता है, ठीक है। स्केल की हम बात करते हैं तो 3 जो स्केल है वो भूकंप नापने के हैं। तो हमारा जो पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप मापने का जो स्केल है कौन कौन सा स्केल है, तो हम देखते हैं कि भूकंप मापने का जो स्केल है, सबसे पहला जो हमारा स्केल है जिसका निर्माण सबसे पहले किया गया था, रॉसी-फेरल पैमाना। तो ये जो हमारा रॉसी-फेरल पैमाना है इसकी जो खोज की थी वो रॉसी-फेरल ने इसका निर्माण किया था और 1883 में किया था। भूकंप का जो सबसे पहला जो स्केल था वो हमारा यही था, रॉसी-फेरल। और रॉसी-फेरल के द्वारा ही ये निर्मित किया गया था। और ये जो हमारा पैमाना है ये एक अवैज्ञानिक पैमाना था। अवैज्ञानिक पैमाना, अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप का वैज्ञानिक पैमाना कौन सा था, तो ये हमारा जो पहला भूकंप मापने का जो पैमाना था रॉसी-फेरल, ये हमारा अवैज्ञानिक पैमाना था। दूसरा हम बात करते हैं मर्केली स्केल। मर्केली स्केल, तो जो हमारा मर्केली स्केल है ये भी भूकंप की तीव्रता को मापने का ही एक स्केल है, ठीक है। तो ये जो मर्केली स्केल है गियोसोफी मर्केली के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1902 में। हमारा जो ये मर्केली स्केल है इसमें 1 से 12 इकाई तक के अंक होते हैं। कितनी इकाई तक के अंक होते हैं इसमें? 1 से 12 तक की इकाई के अंक होते हैं। किसमें होते हैं? मर्केली स्केल में होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ये मर्केली स्केल है इसमें काफी सारी अशुद्धियां देखने को मिली और अशुद्धियों को, ये जो मर्केली स्केल है इसकी अशुद्धियों को दूर करने का जो काम किया था वो किया था न्यूमैन और वुड ने। न्यूमैन और वुड ने, ठीक है। तो इससे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि 1 से 12 तक की इकाई के अंक जो है वो किस पैमाने में है? मर्केली में। इसका जो निर्माण किया गया था 1902 में किया था गियोसोफी मर्केली के द्वारा, इसीलिए इसका नाम जो है मर्केली स्केल रखा गया, गियोसोफी मर्केली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा स्केल यहां से पूछा जाता है ये है हमारा रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल, ये जो रिएक्टर स्केल है वर्तमान में इसी का यूज हम करते हैं और इसमें 1 से 9 तक की इकाई के अंक होते हैं। 1 से 9 इकाई इसमें होती है। और जब आप एक अंक से दूसरे अंक की तरफ, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, जब आप एक से दूसरे अंक की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपका जो ऊर्जा है वो 31.6 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यहाँ से 1 से 2 पर आप जाते हो तो यहाँ पे जो है जो भूकंप की तीव्रता है 10 गुना बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 10 गुना बढ़ जाती है और 31.6 गुना ज्यादा आर्थिक ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 से 9 इकाई तक का जो रिएक्टर स्केल है इसमें 1 से 9 इकाई होती है। और फ्रांसीसी रिएक्टर ने इसकी खोज की थी। इसका निर्माण किसने किया था? जो है फ्रांसीसी रिएक्टर, चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने इसका निर्माण किया था। 1 से 9 इकाई तक के अंक यहाँ होते हैं। 1 से जब दूसरे पॉइंट पे जाते हो तो यहाँ पे जो ऊर्जा है और 31.6 गुना अधिक ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होती है। और एक
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर 10 गुना तीव्रता वाला भूकंप जो है वो नोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं भूकंप में जो तरंगे उत्पन्न होती है, तो 3 मेन तरंगे आपकी यहाँ पे उत्पन्न होती है। हालांकि देखिए बहुत यहाँ पे पी स्टार और पीजी तरंगे हैं, एसजी तरंगे हैं, उनका भी अध्ययन हम करेंगे। तो मेन आपसे पूछा जाए तो मेन हमारी यहाँ पे 3 तरंगे हैं। 3 तरंगे कौन सी? सबसे पहले हम बात करते हैं पी तरंग। पी तरंग, तो ये जो हमारी पी तरंग है, पी वेव जो हमारी है, इस पी वेव को सबसे पहले तो हम प्राथमिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग। आपको इसके नाम भी याद होने चाहिए। ठीक है, किसके? जो हमारी पी तरंग है, पीएसएल, हम बार बार पढ़ते हैं, पीएसएल तरंग है, पीएसएल तरंग है। तो हमारी जो पी तरंग है, पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं। और ये जो तरंग है इसको हम संपीड़न तरंग भी कहते हैं। संपीड़न तरंग, आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा जो भूकंप आता है, भूकंप में संपीड़न तरंग, तो पी तरंग को ही कहते हैं। इसके अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अनुदैर्घ्य तरंग की, किसकी? अनुदैर्घ्य तरंग की, तो अनुदैर्घ्य तरंग भी हमारा प्राथमिक जो तरंग है इसका ही एक नाम है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंग भी इसको बोलते हैं, ध्वनि तरंग, क्योंकि ये जो तरंगे हैं ये ध्वनि की तरह ही चलती हैं। हमारी ये जो तरंगे हैं ये ध्वनि की तरह ही चलते हैं। इनकी गति की मैं बात करूं तो 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड की जो गति है वो इसकी होती है, 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये जो तरंगे हैं इनकी गति ठोस में तो तीव्र होती है, ठोस में बहुत तीव्र गति से ये चलती है, और द्रव में ये मंद गति से चलती है, मंद गति से चलती है। अगर पूछा जाए कि हमारा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन से तरंगे पहुंच सकती है, तो पी तरंगे ही पहुंच सकती है, क्योंकि हमारा जो हमने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया तो हमने देखा था कि हमारी जो कोर का ऊपरी भाग और मेंटल का निचला भाग जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, द्रव अवस्था में है। तो हमारी पी तरंगे ऐसी तरंगे हैं जो ठोस और द्रव दोनों माध्यमों से गुजर सकती है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी ये जा सकती है। जबकि जो एस तरंगे हैं वो आंतरिक भाग में बहुत ही कम, क्योंकि जो हमारी एस तरंगे वो तरल भाग में क्या होती है, लुप्त हो जाती है। ठीक है, ये हमारी है पी तरंगे। इनकी हम गति की बात करें तो 8 किलोमीटर पर सेकंड, 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड की गति से ये चलती है, और ठोस में इनकी गति जो है वो तीव्र होती है, जबकि द्रव में इनकी गति मंद होती है। प्राथमिक वेव भी इनको बोलते हैं, संपीड़न वेव बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग हम इनको बोलते हैं, और ध्वनि तरंग इसको बोलते हैं हम, और इसी को हम देशांतरीय तरंग भी बोलते हैं। देशांतरीय तरंग, तो इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, तो ये हमारी पी तरंगों की ही बात वहां पे की गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एस तरंगों की। किसकी? एस तरंगों की। एस तरंग, जिसको हम सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी वेव भी इसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके नाम की बात करें तो इसका नाम हम देखते हैं द्वितीय तरंग। द्वितीय तरंग इसको बोलते हैं, या सेकेंडरी वेव इंग्लिश में आप बोल सकते हो। इसी को हम गौण तरंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौण तरंग। ये जो हमारी तरंगे हैं, कौन सी? ये एस तरंग है। ये जो हमारी एस तरंग है ये तरल में विलुप्त हो जाती है। जो हमारा पृथ्वी का जो मैंने बताया अभी, कोर का जो ऊपरी भाग है और मेंटल का जो निचला भाग है, यहाँ पे ये तरंगे क्या होगी? लुप्त हो जाती है। अगर मैं इनकी गति की मैं बात करूं तो इनकी जो गति होती है, एस तरंगों की जो गति होती है
ये होती है 6 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये जो तरंगे हैं ये द्रव में लुप्त हो जाती है, तरल भाग जो आता है उसमें ये लुप्त हो जाती है। तो ये थी हमारी पी और एस तरंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि पी और एस तरंगों को मिलाकर क्या बोलते हैं, पी और एस तरंगे जो है इसको हम बोलते हैं दोनों को बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स या इन दोनों को ही भूगार्भिक तरंग भी कहा जाता है। कौन सी तरंगे, भूगार्भिक तरंगे। ठीक है, पूछा जाए कि बॉडी वेव्स, तो बॉडी वेव्स में हमारी पी और एस दोनों तरंगे आती हैं। और भूगार्भिक तरंगों की बात की गई है तो भूगार्भिक तरंगे में भी हमारी पी और एस दोनों तरंगों को ही कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इनके छाया क्षेत्र की। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो है पूछ लिया जाता है कि पी और एस का जो छाया क्षेत्र है वो कौन सा है। तो हमारी जो पी और एस तरंगे हैं, ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का एक और भाग है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से जो तरंगे चलती हैं, पी और एस तरंगे कुछ इस प्रकार से चलती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो एस तरंगे है, एस तरंगे तरल में विलुप्त हो जाती है। तो हमारा मैंने बताया कि पृथ्वी का जो कोर का ऊपरी भाग है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो हमारी जो एस तरंगे हैं ये हमारी पृथ्वी के सेंटर पॉइंट तक नहीं जा पाती हैं। और ये हमारा है पी तरंगों का छाया क्षेत्र। और यहाँ पे हमारी एस तरंगे हैं जो कि सेंटर भाग पे नहीं जाती हैं, यहाँ पे हमारी दोनों तरंगे आती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है, कौन पूछा जाता है कि पी और एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है ये किस डिग्री से कहां तक है। तो 105 से 143 डिग्री के बीच का जो भाग है, ये जो छाया क्षेत्र है ये एस और पी दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र है। किसका, एस और पी दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र की मैं बात करूं तो 105 डिग्री से लेकर 143 डिग्री तक का जो क्षेत्र है ये हमारा पी और एस का छाया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और एस से एस, क्योंकि देखिए हमारा जो एस है, एस तरंगे यहाँ पे इस भाग में नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये जो एस से एस है ये 105 से 105 डिग्री का जो छाया क्षेत्र है, ये किसका छाया क्षेत्र है, एस का छाया क्षेत्र है। ये था हमारा पी और एस तरंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं धरातलीय तरंगे। चलिए यहीं पे हम देख लेते हैं धरातलीय तरंगे। ये वो तरंगे हैं जो देखो नाम में ही आपका आंसर छिपा है, धरातलीय तरंगे। मतलब धरातल के ऊपर जो प्रवाहित होती है। ठीक है, ये जो हमारी धरातलीय तरंगे हैं, धरातलीय तरंगे, ये जो हमारी धरातलीय तरंगे हैं ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में, जो हमारा पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है यहाँ पे ये जो तरंगे हैं धरातलीय तरंगे चलती हैं। इसीलिए जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर सबसे जो ज्यादा नुकसान जो करती है ना वो यही तरंगे करती हैं। कौन सी वाली, धरातलीय तरंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो तरंगे हैं इनको विनाशकारी तरंगे भी हम कहते हैं, विनाशकारी तरंगे। और इन्हीं को हम बोलते हैं लव वेव्स। लव वेव्स जो हमारी धरातलीय तरंगे हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लव वेव्स इनको हम बोलते हैं। और इन्हीं को हम बोलते हैं लॉन्ग वेव्स। अगर पूछा जाता है कि हमारा जो धरातल है, धरातल पर सर्वाधिक नुकसान कौन सी तरंगे करती है, कौन सी तरंगे करती है, धरातलीय तरंगे करते हैं। जो हमारी ये धरातलीय तरंगे हैं ये पृथ्वी पर तीनों माध्यमों से गुजर सकती है, इसलिए ज्यादा विनाशकारी होती हैं। तो तीनों माध्यमों से गुजरने वाली हमारी जो तरंग है वो कौन सी है, धरातलीय तरंगे। जो हमारा ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से ये गुजर सकती है। तीनों माध्यमों से गुजरने वाली तरंग कौन सी है, धरातलीय तरंग है। अगर मैं इसकी गति की बात करूं तो 3 से 6 किलोमीटर पर सेकंड की गति से ये चलती हैं। 3 से 6 किलोमीटर पर सेकंड की गति से कौन सी तरंगे हमारी चलती है, धरातलीय तरंगे
चलती है। अब देखिए हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन तो क्या है कि हमारा जो PSL तरंगे हम मेन पढ़ते हैं, ये जो धरातलीय तरंगे इसको एल तरंगे भी बोलते हैं, एल तरंगे, क्योंकि लॉन्ग वेव लव वेव्स हैं तो इसको एल तरंग भी बोलते हैं, धरातलीय तरंगे भी इसको बोलते हैं। तो इनके अलावा कुछ और तरंगे भी हैं हमारी, जैसे हमारी एस स्टार तरंग है, PS तरंग है, S स्टार है, P स्टार है, PG है और SG तरंगे हैं। ठीक है, तो चलिए उनको भी हम देखते हैं, उनको भी हम यहीं पे देख लेते हैं कि PS और L तरंगों के अलावा और तरंगे कौन कौन सी हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं सभी को यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, यहाँ से आपका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वहां से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बिल्कुल डीप मैं इसको लेके जा रही हूँ। यहाँ पे हमारा जो भूकंप है, किस जगह पे भूकंप आता है, भूकंप के क्षेत्र भी हम यहाँ पे करेंगे। तो ये जो हमारी P तरंग है, गति के अनुसार इनका जो क्रम है वो देखिए, P के बाद हमारी S तरंग आती है। ठीक है, P के बाद कौन सी तरंग आती है, हमारी S तरंग आती है। S के बाद जो हमारी तरंग है P स्टार तरंग है, फिर S स्टार तरंगे है, फिर PG तरंगे और SG तरंग। ठीक है, जो हमारी PS तरंग है, PSL तरंग, उसके अलावा कुछ और तरंगे हैं, जैसे हमारी P स्टार है, S स्टार है और PG है और SG है। ठीक है, जो हमारी P और S तरंगे हैं, कौन सी P और S तरंगे, अगर मैं इनकी गति की बात करूं ना तो इनकी गति है ना P और S तरंगों से तो कम होती है, और जो हमारी P और PG और SG तरंग है इनसे इनकी गति अधिक होती है। कितनी अधिक गति होती है, किसकी गति होती है अधिक, अगर सीरीज में भी लगाना है तो इस प्रकार से आप सीरीज में लगाओगे, PG और SG से ज्यादा होगी और P और S से कम होगी। P स्टार और S स्टार जो हमारी तरंग है, इनकी जो खोज की गई थी कोनार्ड में ने टायर्स में 1932 में एक भूकंप आया था, तो तब उसके दौरान इसकी खोज की गई थी या इन तरंगों का पता चला था। 1932 में जो है भूकंप आया था, कहाँ पे आया था, ये हमारा टायर्ड में आया था और कोनार्ड ने इनकी खोज की थी। उस टाइम पे इन तरंगों का पता चला था, जो हमारे कोनार्ड महोदय थे उनके द्वारा इनका पता लगाया गया था। इसके बाद मैं बात करूं कि P और G तरंगे, PG और SG तरंगे, सॉरी, तो PG और SG तरंगे हैं, इनका जो पता लगाया था वो जेफ्रीज महोदय ने लगाया था, जेफ्रीज महोदय ने। और क्रोएशिया में कल्पा घाटी में एक भूकंप आया था जो कि 1906 में क्रोएशिया के कल्पा घाटी में एक आए भूकंप के दौरान ये जो तरंगे हैं ये देखने को मिली थी, और जेफ्रीज महोदय ने इनका पता लगाया 1906 में। ठीक है, तो ये थी हमारी PSL के अलावा कुछ और तरंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं भूकंप क्षेत्रों की। तो 3 मेन क्षेत्र आपके भूकंप के आते हैं, तो 3 क्षेत्रों में हम देखते हैं कौन कौन से हैं वो 3 क्षेत्र। सबसे पहला जो हमारा क्षेत्र आता है वो आता है हमारा परिप्रशांत मेखला। कौन सी, परिप्रशांत, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि प्रशांत महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी। अब ये जो हमारी प्रशांत महासागरीय पेटी है, कौन सी पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी। जो प्रशांत महासागर पेटी है ये देखिए हमारा आ जाएगा यहाँ पे एशिया, एशिया के नीचे यहाँ पे हमारा आएगा ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे जो है ये हमारा
आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे हमारा अलास्का है जो कि यूएसए का पार्ट है। और इसके नीचे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है ये हमारा आ जाएगा दक्षिण अमेरिका, ये हमारा उत्तरी अमेरिका, ये हमारा दक्षिण अमेरिका, ये हमारा एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया। इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसके बीच में एक इस प्रकार से एक श्रृंखला बनती है। ये वाली जो श्रृंखला है, ये वाली जो श्रृंखला है, यहाँ पे इस श्रृंखला को हम प्रशांत महासागरीय पेटी या प्रशांत महासागरीय परिप्रशांत महासागरीय श्रृंखला हम बोल सकते हैं, जहां पे जो है विश्व के सर्वाधिक भूकंप आते हैं। विश्व के सर्वाधिक भूकंपों में भी मैं देखूं तो यहाँ पे जो है 63% भूकंप आते हैं और सर्वाधिक भूकंप यहाँ पे जापान में आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रशांत महासागरीय पेटी है, इसमें जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। देश की बात करें तो जब जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, अगर ओवरऑल पृथ्वी की बात करें तो 63% जो हमारे भूकंप आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, प्रशांत महासागर में आते हैं। कितने आते हैं, 63%, ठीक है। और ये जो हमारी श्रृंखला बनी है, कौन सी, ये वाली जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर मतलब हमारा जो है अग्नि मेखला, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अग्नि मेखला, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व के सर्वाधिक भूकंप, अगर 63% भूकंप की हम बात करते हैं तो प्रशांत महासागरीय जो पेटी है इसमें हमारे 63% जो भूकंप है वो आते हैं। दूसरी हमारी पेटी आती है अटलांटिक महासागरीय पेटी। कौन सी, अटलांटिक महासागर की, जो हमारा अंध महासागर है। हमें पता ही है कि हमारा जो महासागर है, महासागर का क्या है कि महासागर में कटक है, कटक का जो है विस्तार हो रहा है, अंदर से जो ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। तो हमारा जो मध्य अटलांटिक पेटी जो है वो दूसरी पेटी आती है, किसकी, भूकंप के क्षेत्रों में मध्य अटलांटिक पेटी या मध्य अटलांटिक क्षेत्र आप कह सकते हो। कौन सा क्षेत्र, मध्य अटलांटिक क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र हमारा है, यहाँ पे जो भूकंप आते हैं 16, पूर्ण जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 60% भूकंप जो है वो इसी पेटी में आते हैं। और जो यहाँ पे भूकंप आते हैं ये प्लेटों के अपसरण के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं, प्लेटों का अपसरण यहाँ पे होता है। अपसरण का मतलब होता है दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, ठीक है। जो हमारा अटलांटिक सी है, अटलांटिक सी में जो कटक है, इसमें क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। विस्फोट होने से क्या होता है, यहाँ जो है दो प्लेटें एक दूसरे से दूर की तरफ जाती है और यहाँ से जो है लावा निकलता रहता है और जो हमारी नई चट्टानें हैं वो यहाँ पे निर्मित हो जाती है और लावा निकलने से जो दूर की तरफ है वो दूर जाने पर जो प्राचीन चट्टानें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये था हमारा। अगर मैं सर्वाधिक भूकंप की यहाँ पे बात करूँ ना, तो सर्वाधिक भूकंप यहाँ पे जो है भूमध्य रेखा के पास में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, भूमध्य रेखा के पास में। प्रशांत महासागरीय पेटी में तो जापान के पास आते हैं और यहाँ पे भूमध्य रेखा के पास में सर्वाधिक भूकंप देखने को मिलते हैं। तीसरी अगर मैं पेटी की बात करूँ ना, तो तीसरी हमारी पेटी आती है मध्यम जो महाद्वीपीय पेटी है। हमारा जो महाद्वीप है, महाद्वीप का जो आंतरिक भाग है, वहां पे जो तीसरी पेटी है वो देखने को मिलती है। कौन सी पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी, या जो हमारा महाद्वीप है, महाद्वीप का जो आंतरिक भाग है वहां पे महाद्वीपीय पेटी। ये जो हमारी मध्य महाद्वीपीय पेटी है ना, इसमें भी अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक जो भूकंप आते हैं ये हमारे नवीन वलित जो श्रृंखलाएं निर्मित की होती है ना, तो उनके किनारों पर यहाँ पे भूकंप सर्वाधिक आते हैं। और यहाँ पे जो हमारे भूकंप है, भूकंप
21%, ओवरऑल पृथ्वी का जो 21% है इस पेटी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा भारत है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो भारत है भूकंप की कौन सी पेटी में आता है, तो हमारा भारत जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। ठीक है, भारत इसी में आता है। और भारत का क्षेत्र भी अगर आप देखोगे ना, तो हमारा जो हिमालय का क्षेत्र, मैंने अभी बताया कि जो हमारे 90% जो भूकंप आते हैं, 90% जो भूकंप आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, जो हमारा नवीन वलित श्रृंखलाएं हैं, जहां पे क्या है कि जो प्लेट है वो एक दूसरे की तरफ आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक भूकंप आते हैं। और हिमालय में भी वृहत हिमालय में कौन से हिमालय में, जो हमारा हिमालय की जो श्रेणियां हैं, 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, तो उसका जो हमारा वृहत हिमालय है, यहाँ पे हमारे जो है भूकंप आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा भूकंप के प्रमुख क्षेत्र, जिसमें हमने 3 पेटियों को पढ़ा है। पहली हमारी जो पेटी थी वो थी प्रशांत महासागरीय पेटी, और दूसरी हमने देखी अटलांटिक महासागरीय पेटी है, और तीसरी हमारी यहाँ पे आती है मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो इस प्रकार से हमारा जो भूकंप का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और काफी डीपली मैंने कराया है। यहाँ से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा जो भूकंप है, भूकंप के हमने लगभग के कंप्लीट ही इसको हमने कवर किया है। तो यहाँ पे से जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इससे बाहर तो नहीं जाने वाला, ये मैं गारंटी देती हूँ कि हमारा जो भूकंप का टॉपिक है वो काफी डीप हमने किया है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा जो ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू हूं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।